थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। इस चैप्टर की कुछ कमियां मैं आपको सिखा दूं पहले, ताकि आपको पता रहे कि इस चैप्टर्स में निकले हुए फॉर्मूले कहाँ कहाँ पे अप्लाई करने हैं और कहाँ कहाँ पे ये काम में नहीं आएंगे, हम यूज नहीं कर सकते। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये सब बताऊं, ये भी जान लेना चाहिए कि आखिर इस थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते क्या। देखिए, कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल का मतलब समझ रहे हो? क्या कोई रिएक्शन अपने आप चल रहा है या नहीं चल रहा है, या उसको चलाने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है या ज़रूरत नहीं है। उसकी फिजिबिलिटी पता करने के लिए हमें इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो 110% श्योर है कि उसमें एनर्जी का चेंजमेंट तो हो ही रहा होगा, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी या तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी। ये चैप्टर बस यही बताता है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, या किसी प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी। सिंपल शब्दों में थर्म का मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि एनर्जी का मूवमेंट थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। अब एनर्जी के मूवमेंट को पता करने के लिए एनर्जी कहाँ से मूव हो रही है और कहाँ पर जा रही है, ये पता होना चाहिए। इसके लिए इस थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें स्टार्ट करेंगे, पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। लिखें, हेडिंग डालें थर्मोडायनेमिक और लिखें द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री लिखेंगे, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री a branch of chemistry in which we study the conservation of energy from one form to another form. Conservation of energy which change from one form to another form during chemical process. जिस एनर्जी के चेंजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमें सबसे पहले उसके सोर्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या कोई मुझे बता सकता है एनर्जी की बेसिकली कितने सोर्स हैं? कोई बताएगा एनर्जी के कितने सोर्स हैं बेसिकली? सबसे पहली जो सोर्स है एनर्जी का, वो है आपका केमिकल एनर्जी। दूसरा जो सोर्स है वो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, एंड थर्ड और सबसे बेहतरीन सोर्स है आपका सोलर एनर्जी। आज से कुछ साल पहले आप लोगों ने सुना होगा बिहार में कोयला घोटाला हुआ करता था, और इस पर एक मूवी बनी थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, और जहाँ से नवाजुद्दीन सिद्दीकी नाम का एक एक्टर उभर के सामने आया था। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में कोयला के बारे में काफ़ी कुछ दिखाया गया है। इसका ये मतलब नहीं कि आप देखना शुरू कर देंगे आज। अगर आपने देख रखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो कोई ज़रूरत नहीं। हिंसात्मक मूवी है, हो सकता है आपके दिमाग में कोई असर डाल सकता है, ठीक है। चलते चलते रास्ते में कोई गोली मार देगा, पता भी नहीं चलेगा, आप डर जाओगे, आखिरकार बिहार से नफरत हो जाएगी आपको। इससे अच्छा है कि आप ना ही देखें। फिर आप सोचोगे कि मिर्ज़ापुर भी तो ऐसा ही है।
तो कृपया इन सारी मूवीज को ना देखें आप। केमिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा या किसी केमिकल कंबशन के द्वारा एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म में यूज करते हैं, उसे केमिकल एनर्जी। चाहे हम कोयले को जलाकर एनर्जी लें, चाहे हम किसी रिएक्शन के दौरान एनर्जी लें, वो सब एनर्जी कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। उसके बाद अगला है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी हमने आप लोगों को एटॉमिक बम के बारे में आपने अच्छे से सुना ही होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम का यूज किया गया था, ठीक है। हिरोशिमा एंड नागासाकी जैसे स्थानों पर आज भी वो तबाही है, समझ लो। आज भी बच्चे पैदा होते हैं तो अपाहिज होते हैं, पूरी तरीके से फिट नहीं होते। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी जिसका हम लोगों ने यूज किया, करने की कोशिश की, एटलीस्ट किया नहीं तो करने की कोशिश की। ये जो दो एनर्जी है ना, पहली वाली एनर्जी में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। आप कोयला जलाएंगे तो पॉल्यूशन मिलेगा या नहीं, होगा या नहीं? इसमें एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। न्यूक्लियर एनर्जी में कंट्रोल कर पाना एनर्जी को बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इन दोनों से तो पॉल्यूशन क्रिएट होगा। आप लोगों ने युगों के बारे में सुना होगा, पहले सतयुग आया था, फिर द्वापर आया था, सतयुग आया था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर, और कभी कलयुग चल रहा है। 5000 साल बीत गए हैं कलयुग के। तो एनर्जी क्या उस टाइम में भी थी, एनर्जी आज भी थी। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन 2000 सालों में ही क्यों आगे बढ़ा है? उसका रीज़न है कि हम लोगों ने सोलर एनर्जी का यूज करना बंद कर दिया। जिस दिन सोलर एनर्जी का पूरी तरीके से यूज होना शुरू हो जाएगा, पूरा का पूरा पॉल्यूशन अपने आप खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन तो तब होगा जब किसी भी एनर्जी को, जैसे आपने कोयला जलाया तो आपको एनर्जी, हीट एनर्जी मिली, माना लाइट एनर्जी मिली, लेकिन उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस निकल भी तो रही हैं। क्या वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही? आपने एक इंजन बनाया जिससे व्हीकल चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन। क्या डीजल के जलने या पेट्रोल के जलने के बाद धुआं नहीं निकलता है पीछे से? क्या वो पॉल्यूशन, आप देखेंगे क्या वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है? कर रहा है। लेकिन अगर सोलर सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल आए, बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल आए, हालांकि वो अभी तक पूरी तरह से सक्सेस नहीं है, लेकिन सोलर व्हीकल अगर आ गई, या दुनिया में सारी मशीनें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सोलर एनर्जी से काम करना शुरू कर दिया, तो पॉल्यूशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। पूरी तरीके से हमारी अर्थ पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी। और फिर जो इंसानों की एज पहले 200 साल 300 साल हुआ करती थी, शायद फिर से आप 100-200 साल जिंदा रह सकें, लेकिन क्या ही करोगे रह के, है ना। 60 साल में तो हालत ख़राब है, 100-200 साल क्या ही जिंदा ना, तो आपकी हेल्थ भी सही रहेगी ना। अभी आप 15-20 साल के होते, कोई दुनिया में कोई ऐसा घर बता दे जिस घर में कोई बीमार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कोई बीमार पड़ा हुआ, और उसका अभी आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हो, इसी बात का फ़ायदा उठा कर सब तो बीमार होंगे, हमारा बिजनेस तो चलेगा। तो सोलर एनर्जी सबसे बेहतरीन एनर्जी है, जिसका आगे चल के, आज नहीं तो आज से 20 साल के बाद इसका यूज किया जाएगा और फिर पॉल्यूशन फ्री हो गया। हमें इन सब से मतलब नहीं है हमारे इस चैप्टर में। हमें मतलब किससे है? अपनी इस केमिकल एनर्जी से, कि आखिर इस केमिकल एनर्जी को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है और इससे निकलने वाले एनर्जी का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। लेकिन कुछ और बातें जो मैं आपको बता देनी चाहिए, कि जैसे ये जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक, ये कभी भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील नहीं करेगा, कभी नहीं। और आपको पता है कि केमिस्ट्री हमेशा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करती है चीज़ों, और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील नहीं करता। यानी कि अगर आप चाहो कि इसके दिए हुए फॉर्मूले से, इसके दिए हुए फॉर्मूले की वैल्यू डाल करके हम लोग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सके या किसी एटम की एनर्जी कैलकुलेट कर सके, तो आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा होगा या एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ये आप इससे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करेगा। मैं किसी को एक कंटाप मारूंगा, कितनी एनर्जी मेरी बॉडी से निकलेगी, आप इसे डील कर सकते हो चैप्टर से। क्यों? क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक लेवल, बात समझ रहे हो। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट कर लेना चाहिए इस चैप्टर में। कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले। एक और बात बताओ, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो दो चीजें मेनली होती हैं। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन के दौरान मेनली दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी? पहला तो रिएक्टेंट का टूटना, यानी रिएक्टेंट जो है उनके बॉन्ड आपस में ब्रेक होते हैं, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का ब्रेक होना, ब्रेकअप और फॉर्मेशन।
पैचअप नहीं, फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और बॉन्ड को फॉर्म करेंगे, ये दो ही चीज़ होती है। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया था, जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? और अगर किसी के बॉन्ड को ब्रेक कराना है तो क्या करना होगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो रिएक्शन के दौरान अगर बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही होगी, और अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या मेरी बात समझ आ गई? पहला पॉइंट नोट करें इस चैप्टर में, देखें, केमिकल रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विद एनर्जी चेंज। केमिकल रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विद एनर्जी चेंज। It may be appear in heat, light, electricity, work, etc. It may be appear as heat, light, electricity, work, etc. Next point. Energy is consumed to break a bond. Energy is consumed to break a bond. And energy is released when bonds are formed. Next one. Thermodynamics deals at macroscopic level. Thermodynamics deals at macroscopic level. एक और बात, मैंने किसी को एनर्जी दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे दिया। थर्मोडायनेमिक्स कभी आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा भैया कैसे दिया, वो बस ये पूछेगा कितना दिया, बस इतनी सी बात। मान लो मेरे पास ये पानी का एक बॉटल है और इस बॉटल में हमें एनर्जी देनी है। तो एनर्जी देने के कई तरीके हैं। मैं इसको ऐसे ओपन करूं और इसमें एक चम्मच डालूं, मस्त घुमाऊं, ऐसा कर सकता हूं। मैं इसको शेक करूं, ऐसा कर सकता हूं। मैं इसको हीट कर दूं, धूप में रख के इसका ऐसा कर सकता हूं। मैं इसको रगड़ दूं। बहुत सारे तरीके इसको एनर्जी देने, बहुत सारे, हजारों। थर्मोडायनेमिक्स आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि भैया आपने तरीका कौन सा अपनाया, कभी नहीं। वो बस क्या पूछेगा, कितना है, अमाउंट ऑफ हीट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे बताओ कि कितनी एनर्जी रही होगी, इनिशियली कितनी थी और फाइनली कितनी हुई। बस इस बात से मैटर रखेगा वो कभी इस बात से कोई फर्क उसे नहीं पड़ता कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है या कौन सा रास्ता, कौन सा प्रोसीजर आपने यूज किया है इसको हीट करके। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। इट इज नॉट कंसर्न अबाउट हाउ एनर्जी चेंज ट्रांसफॉर्मेशन कैन टेक प्लेस। It is not concerned about how energy change transformation takes place. इसी इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो किस रेट से चल रहा है, क्योंकि जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो, जो भी रिएक्शन कर रहे हो, वो किस रेट से चल रहा है, इसके लिए तो एक अलग चैप्टर बनाया गया था ना, क्या, केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें क्या जरूरत है इसकी? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इट इज नॉट कंसर्न अबाउट what rate of reaction change transformation take place. What rate of reaction change transformation take place?
It is only concerned about, it is only concerned about it is only concerned about the initial and final state of system, the initial and final state of system undergoing transformation. तो जल्दी से मैंने आपको सारी बातें थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बता दी जो जरूरी थी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। अब आपसे पूछा जाएगा 3 लिमिटेशन बता दो इस थर्मोडायनेमिक्स का। मैंने आपको सब बता दिया, सब बता दिया। अब उसमें से ढूंढ करके मुझे थर्मोडायनेमिक्स के 3 लिमिटेशन, एक डालो लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और 3 लिमिटेशन बता दो। बताओ। बताइए पहला लिमिटेशन क्या है? इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल। सेकंड बताइए लिमिटेशन क्या होगा? बताइए सेकंड लिमिटेशन क्या लिखेंगे? इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट स्पीड ऑफ द रिएक्शन। डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट स्पीड ऑफ रिएक्शन। और बताओ, और कोई बता सकते हैं? पाथ ऑफ रिएक्शन। It does not tell anything about path of reaction. तो इस तरीके से हमने थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक बातें पढ़ लिया। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप सोच रहे अभी तक चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो किया क्या? बस ये टाइम पास चल रहा था। आपको वो सारी चीज़ें बता दी गई पहले ही, ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर में जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हैं वो उसमें क्या क्या चीज़ें आप ज़्यादा फोकस करोगे और कौन कौन सी चीज़ पे फोकस कम करोगे। रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन कौन सा प्रोसीजर यूज कर रहा है, मैकेनिज्म कौन सा यूज कर रहा है, 1 स्टेप मैकेनिज्म यूज कर रहा है, 2 स्टेप मैकेनिज्म यूज कर रहा है, क्या ही हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब मैं डेफिनेशन लिखा रहा था थर्मोडायनेमिक्स का तो मैंने बताया था हमें यहाँ पर किसी एक रिएक्शन का या किसी भी एक चीज़ के अंदर से एनर्जी का चेंजमेंट पता करना है, कितनी एनर्जी निकली है या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। तो वो जिसके अंदर से मैं ये चेंजमेंट पता कर रहा हूँ उसको मुझे कुछ नाम देना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर से एनर्जी पता कर रहा हूँ, इसके मतलब किसके, हमने उसे एक नाम दिया है सिस्टम। तो हेडिंग डालेंगे सिस्टम surrounding and boundary. System surrounding and boundary. System surrounding and boundary. तो सबसे पहले उसमें हम सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो क्या कोई मुझे बता सकता है सिस्टम क्या है? जिस पर वर्क कर, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके लिए हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, जिसके ऑब्जर्वेशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्स की उसी पार्ट को हम बोलने वाले हैं सिस्टम। लिखें सिस्टम, हेडिंग डालेंगे सिस्टम और लिखेंगे द पार्ट ऑफ यूनिवर्स the part of universe for which observations are take place,
for which observations are take place. यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके लिए हम कोई भी ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं या कर रहे हैं, उसको हम सिस्टम बोलने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे, अगर सिस्टम ये है तो सराउंडिंग क्या होगा? पूरा यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग आएंगे सराउंडिंग। ऑल यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम या ऑल यूनिवर्स अदर देन सिस्टम कॉल्ड सराउंडिंग। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे बाउंड्री क्या होगा। बताइए क्या होगा बाउंड्री बेटा? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला एक हाइपोथेटिकल लेयर है ना, एक हाइपोथेटिकल 3D स्पेस जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है। देखिए, अ हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सरफेस, अ हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सरफेस which separate system from surrounding, which separate system from surrounding। अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका सिस्टम है तो ये सब क्या होगा? तो एक लेयर होगी, एक हाइपोथेटिकल लेयर होगी जो आपका किसका काम करेगा बेटा? बाउंड्री। तो सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सवाल ये है कि जो भी सिस्टम के बारे में आप डिस्कशन करने वाले हो वो सिस्टम कितने तरीके का होगा? टाइप्स ऑफ द सिस्टम। टाइप्स ऑफ द सिस्टम। There are mainly 3 types of system: open, closed and isolated. Open, closed and isolated. There are mainly 3 types of system: open system, closed system and isolated system. एक बार समझते हैं चीजों। अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हो ना, तो एनर्जी 2 तरीके की होगी। बेसिकली मैं अगर बताऊं तो एक तो आपने एनर्जी कितनी ट्रांसफर की है, वो उससे एनर्जी, किसी भी सिस्टम की एनर्जी तभी बढ़ेगी जब आप उसमें एनर्जी ट्रांसफर करोगे या उससे एनर्जी ले लोगे, तो चेंज होगी ना। अगर आपने उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर कर दी तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर उससे एनर्जी ले लिया तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। एक और तरीका है और वो है अमाउंट। आप किसी भी सिस्टम के अंदर उसका अमाउंट डालकर भी एनर्जी बढ़ा सकते हैं, उसे इंटरनल एनर्जी का नाम है। जैसे ये पानी का एक बॉटल है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, तो इस इतने पानी की वजह से इसका कुछ एनर्जी तो होगा। ये सुनो, अगर ये पानी का बॉटल बिल्कुल ठंडा हो, जो कि है नहीं, मान लो एकदम बिल्कुल ठंडा है, और इसको थोड़ी देर के लिए लाकर मैं ऐसे रख दूं तो क्या होगा? आधे घंटे के बाद ये धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे गर्म होने का मतलब यही हुआ कि सराउंडिंग से एनर्जी इसके अंदर इंटर की होगी। या सुनो, तभी ये गर्म हुआ होगा, अचानक से इसकी एनर्जी तभी बढ़ रही होगी, सराउंडिंग से एनर्जी इसके अंदर इंटर की होगी। इस बॉटल के अंदर भरा हुआ पानी हमारे लिए सिस्टम है, इस बॉटल के अंदर भरा हुआ पानी हमारे लिए सिस्टम है, और ये हम सब क्या है? सराउंडिंग है। और ये बॉटल को हम मान लेते हैं कि ये इसकी बाउंड्री है जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रही है, यही ना? कोई दिक्कत है किसी को? अब हम लोगों ने इसे एनर्जी दिया जिसकी वजह से इसकी एनर्जी थोड़ी सी बड़ी होगी और इसका टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, पहले ये ठंडा था अभी ये गर्म हुआ होगा। एक तरीका ये है, अगर ये मेरे हाथ से छूट जाए तो क्या होगा?
क्या होगा? क्या मैटर ट्रांसफर हुआ क्या? कहाँ से कहाँ? सिस्टम से, मैं तो सराउंडिंग हूँ ना इसके लिए, तो मैटर ट्रांसफर हुआ या नहीं? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से मैटर भी ट्रांसफर हो सकता है, देखो और इसके मैटर के साथ साथ एनर्जी भी तो कुछ ट्रांसफर हुई होगी, और एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकता है, उसको आप क्या बोलोगे? ओपन सिस्टम। लेकिन अगर मैं इसको पैक कर दूं और सोचूं कि मैटर ट्रांसफर हो जा, हो रहा है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है कि नहीं हो सकती? चाहे कितना भी ठंडा पानी की बॉटल लेके आओ, थोड़ी देर में क्योंकि इस क्लासरूम की एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना, साउंडिंग की एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हॉट लोग बैठे हुए है ना, तो ये भी हॉट हो जाएगा थोड़ी देर, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। लेकिन इस सिस्टम में मैटर ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं। इसे आप क्या बोलोगे? क्लोज सिस्टम। आप में से कोई पैसे वाले घर का है तो थर्मस लेके आया होगा, है क्या कोई? नहीं, सब गरीब हो। अच्छा इधर देखो, इधर है कोई। तो थर्मस में अगर आपने पानी भर दिया तो क्या, और उसको क्लोज कर दिया, तो क्या उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलेगी? लॉन्ग टाइम में, बहुत टाइम के बाद निकलेगी। ऐसा नहीं कि आज अभी भरोगे और 3 साल बाद पियोगे पानी तो ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रांसफर तो होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है। तो मैं मान सकता हूँ कि इसके अंदर से कोई भी एनर्जी नहीं निकल रहा है और उसके अंदर से कोई भी मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हालांकि 100% आइसोलेटेड सिस्टम आज तक पैदा नहीं हुआ। पैदा क्या होगा? बनाया नहीं गया। बनाया गया क्या? ऐसा कोई भी सिस्टम 100% आइसोलेटेड नहीं है जिसके अंदर से एनर्जी को बिल्कुल भी चेंज ना किया जा सके। हर एक सिस्टम से एनर्जी थोड़ी बहुत तो चेंज होगी, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़रा सा है जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो हम उस सिस्टम को आइसोलेटेड बोल सकते हैं। 3 सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। जल्दी से मुझे बताओ, एक गर्म चाय की प्याली, आपके दिमाग में आएगा इसको पिलाने वाली तो गर्म चाय की जो प्याली है वो ओपन सिस्टम या क्लोज? ओपन सिस्टम है। एक पानी का बॉटल, पैक्ड पानी का वाटर बॉटल, क्लोज सिस्टम। और एक थर्मस। अब एक बेहतरीन सवाल जो मजा आ जाएगा, आपको मैंने तरीका बताया, वो अक्सर होता है ना कि टीचर इतना सा पढ़ाता पूछता इतना सा, तो मैंने आपको हिंट दे दिया ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड का। अब सवाल, मेरे घर में एसी है, आप कहेंगे आपके में भी तो है, कूलर है, कहेंगे एसी है तो कूलर की क्या जरूरत है, 2 रूम है ना, दोनों में एसी लगाने का खर्चा बढ़ जाता है, तो कूलर भी है और फ्रिज भी है। तो एसी, कूलर और फ्रिज, तीनों को बताना है कौन कौन सा सिस्टम होगा। चल चलो शुरू। सबसे पहले मैं कूलर की बात करता हूँ। कूलर को मैंने एक सिस्टम माना, तो उसके अंदर का मटेरियल यानी कि मैटर क्या है? पानी। क्या पानी ट्रांसफर हो रहा है? क्या रूम ठंडा हो रहा है? रूम भी ठंडा हो रहा है, यानी एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है, और पानी भी कुछ देर बाद भरना पड़ेगा, तो मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है। तो कौन सा सिस्टम होगा? ओपन सिस्टम। अब आते हैं एसी की तरफ। एसी, आपने कहा कि ये एसी अगर सिस्टम है तो इसके अंदर का मैटर क्या होगा? मशीनरी। इसके अंदर का वो मैटर क्या है? वो गैस जो उसके अंदर भरी हुई है। क्या गैस कॉन्टिन्यूसली खत्म हो रही है? आज आपने गैस भरा है, कल फिर से भराना होगा। एक बार आपने एसी में गैस भरा दिया तो 2 साल तक चलता है, अगर एसी कहीं लीक ना करे तो, सस्ता वाला एसी ना हो तो कम से कम 2 साल तक चलेगा। तो 2 साल एक लंबा प्रोसेस है ना। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे मैटर का कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है? फिर आप कहोगे जो एसी के अंदर से पानी गिरता है वो जो भर रहा है उसका क्या? वो रूम का जो वेपर है ना, ये वो जाकर कंडेंस होकर बाहर आ रहा है, ये सराउंडिंग का है, सराउंडिंग में आ रहा है वापस एसी से होते हुए। इसका एसी के अंदर का कोई कनेक्शन नहीं है।
तो मैटर का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? हाँ, यानी एनर्जी का ट्रांसफ़र तो हो रहा है। क्या ये सिस्टम क्लोज सिस्टम है? ठीक है। तीसरा है, अगर हम रेफ्रिजरेटर को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लें और उसके अंदर एक ये पानी का बॉटल डाल दें, क्योंकि मैंने पूरा फ्रिज एक सिस्टम माना है, अंदर क्या हो रहा है हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। अंदर ये फ्रिज हुआ होगा ना, फ्रिज तो हुआ होगा, ये ठंडा हुआ होगा पानी, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो जो भी पानी ठंडा हुआ है वो बाहर से एनर्जी का उसके अंदर ट्रांसफ़र हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एनर्जी बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। और मैटर उसके अंदर भी तो गैस है, वो तो अलग प्रोसेस है ना, वो तो प्रोसेस ही अलग है। मैं कह रहा हूँ फ्रिज के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो जितना है उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी, आप कुछ भी कर लो, वो चेंज नहीं होगा। और मैटर भी कभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। बहुत ही लंबे, एक बार फ्रिज में आपने गैस भरा दिया तो फिर वो बहुत दिनों तक चलता है। तो ना तो मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है, ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो फ्रिज क्या हो गया आपका? आइसोलेटेड। तो हेडिंग डालेंगे ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम में सबसे पहले ओपन सिस्टम लिखें। अ सिस्टम क्या लिखोगे बताइए? हाँ, अ सिस्टम which can exchange, a system which can exchange matter as well as energy। किससे एक्सचेंज हो सकता है इसका? सराउंडिंग्स, which can exchange matter as well as energy with surroundings। क्लोज सिस्टम क्या होगा बेटा? क्या कर सकता है? सिर्फ अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मैटर विद सराउंडिंग। नेक्स्ट क्या है? आइसोलेटेड। बताओ आइसोलेटेड क्या है बेटा? A system which can't exchange energy or matter। तो अगर मैं यूनिवर्स को तोड़ूं तो थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे यूनिवर्स को कितनी टाइप में डिवाइड किया जा सकता है? सिस्टम एंड तो हमने यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिस्टम एंड सराउंडिंग। और आपने सिस्टम के टाइप भी देख लिए कि कौन कौन सा सिस्टम है और कैसे कैसे हो सकता है। अब आखिरकार फाइनली हम लोग अब कुछ और बातें पढ़ लेते हैं ताकि हमें इससे पता चले कि आगे हमें क्या क्या। इस पूरे चैप्टर में हमें 4 चीज़ें पढ़नी है वैसे, क्योंकि मैंने बताया ना पाथ पे कोई डिपेंड नहीं करता, ऐसी चीज़ पढ़नी है। तो पहले ये पता होना चाहिए ना पाथ होता क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, और स्टेट पे डिपेंड करता तो स्टेट क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टेट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन। बेटा ऐसे चला दो। स्टेट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन। आप समझ गए होंगे स्टेट फंक्शन का मतलब कोई ऐसी चीज जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, उसे क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन, है ना। जैसे मेरी इंटरनल एनर्जी
मैं क्या खा करके अपने अंदर एनर्जी पैदा करूं, क्या ही फर्क पड़ता है उससे। मैं रेड बुल पी कर एनर्जी, अचानक से एनर्जी गेन कर लूँ, स्ट्रीम या कुछ एनर्जेटिक चीज़ खा करके, कुछ नहीं तो 2 रोटी खा करके अपने अंदर एनर्जी गेन कर, क्या ही फर्क पड़ता है उससे। क्या ये इंटरनल एनर्जी इस बात पे डिपेंड करती है कि कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं? नहीं। तो ये होना क्या चाहिए, एक स्टेट। क्या होना चाहिए बेटा? स्टेट। ठीक है, कोई बात नहीं। वर्क डन के बारे में डिस्कस किया। मैं इस पोडियम को ऐसे पकड़ करके खिसका करके लेके आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे। मान लो क्या हाथ में पोडियम, क्या मैंने कोई वर्क किया होगा? आप कहेंगे एक फोर्स लगाया था, एक डिस्प्लेसमेंट तय किया, F × D, आपने वर्क डन कर। ठीक है, मान गया। अगर यही मैं रोड पे लेके चलूं उतनी ही दूरी पे, और अगर खेत में लेके चलूं इतनी ही दूरी पे, तो आपको क्या लगता है किस में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? खेत में। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, अपोज करने वाला फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। तो जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है, क्या वहां पे वर्क डन भी ज्यादा होगा? तो क्या वो रास्ते पे डिपेंड कर रहा है कि किस रास्ते पे आप चल रहे हैं? क्या वर्क डन रास्ते पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन? पाथ फंक्शन। क्या मेरी बात समझ आ गई? पहले मानेंगे स्टेट वर्सेस पाथ फंक्शन, सबसे पहले लिखेंगे स्टेट फंक्शन। ठीक है, a function which value depends on the state of the substance. State में लिखे ना initial and final. A function which value depends only on state of the substance or system, initial and final लिख लेना, and not on how that state was reached, and not how that state was reached, Sir, again please. and not with that depends only on state of the system, initial and final, and not on how that state was reached. हो गया? एग्जाम्पल में वॉल्यूम, जैसे एक बलून है, मैं उस बलून का वॉल्यूम डिसाइड कर रहा हूँ हवा भर के। तो मैं हवा भरूँ, आप हवा भरो या पंप से हवा भरूँ, क्या वॉल्यूम बताएगा किससे हवा भरा गया है? नहीं ना, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। मैं इस ग्लास में रखे, इस बॉटल में रखे हुए पानी का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो किस तरीके से बढ़ाए, क्या उससे कोई मैटर करता है? नहीं। तो ये सब क्या है? देखेंगे वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या होगा? पाथ फंक्शन। समझ गए होंगे पाथ फंक्शन में क्या लिखना है? A function which value depends on the path followed by the system. A function which value depends on the path followed by the system. Heat, work done, etc. नेक्स्ट हेड ना देखिए एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब बाहर की बात है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब अंदर की। क्या मेरा नेचर इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं कितना मोटा हूं या कितना पतला, गोरा हूं या काला, छोटा हूं या लंबा? क्या डिपेंड करता है? नहीं, नेचर कभी डिपेंड नहीं करता। लेकिन मेरा वेट क्या इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं कितना मोटा हूं? आपको मोटा होना वेट पे डिपेंड करता है, वेट मोटा होने पे डिपेंड करता तो रजनीश सर को वेट करो और मुझे वेट करो, बताओ किसका वेट ज्यादा होगा? है। सैलरी घटेगी, उसका वेट कम होगा। तो क्या ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? आप कहेंगे ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बाहर से दिख रही है साफ साफ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करे? उससे आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। जल्दी से बताओ, इस ग्लास, इस बॉटल में रखा हुआ पानी, ये इसके वॉल्यूम को बता रहा है या नहीं बता रहा? यहाँ पे मैं कहूँ कितना पानी है, कितना लीटर पानी, तो आप यही बताओगे ना कि आधा लीटर पानी है, ठीक है? तो इसके अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर मैं इसमें से 200 मिलीलीटर पी जाऊं तो क्या कुछ अमाउंट कम हुआ? क्या वॉल्यूम कम हुआ? तो क्या वॉल्यूम इस बात से, क्या ये जो वॉल्यूम है ये बता रहा है कि आप जितना मैटर डालोगे वॉल्यूम उतना बढ़ता चला जाएगा? यस और नो? तो बताओ ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब जो अमाउंट पे डिपेंड करे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। जरा मुझे बताओ, इस बॉटल के अंदर भरा हुआ पानी कितनी डिग्री सेल्सियस पे होगा? रूम टेम्परेचर 25 पे होगा, है ना? थोड़ी देर मेरे पीने से पहले कितना था, 25 और थोड़ा और पी जाऊंगा उसके बाद भी कितना रहेगा? तो क्या उसका टेम्परेचर इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इसमें अमाउंट कितना है? नहीं। इस पानी का डेंसिटी कितना है? 1, है ना? तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी है। मैं कह रहा हूँ मैं इसमें से कुछ पानी निकाल लेता हूँ लोग, अब इसमें मेरे में कुछ पानी है, बताओ इसकी डेंसिटी कितनी है? तो क्या ये डेंसिटी इस बात पे डिपेंड करता है कितना पानी है? तो डेंसिटी क्या हो गया? इंटेंसिव एक्सटेंसिव? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड किया जा सकता है? यानी कि इसकी डेंसिटी 1 है, इसकी डेंसिटी 1 है, अब बताओ क्या डेंसिटी 2 होगी? तो क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड किया जा सकता है? लेकिन क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड किया जा सकता है? मेरा वेट कुछ है, रजनीश सर का वेट कुछ है, दोनों को एक ही तराजू पर तौल दो, क्या वेट बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? ऐड हो जाएगा या नहीं? तो क्या वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इंटेंसिव? लेकिन दोनों को एक ही तराजू के ऊपर रखने के बाद क्या हम दोनों का नेचर ऐड हो जाएगा? क्या मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, वो बहुत बुरे इंसान हूँ, क्या दोनों ऐड होकर के न्यूट्रल हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या एडिटिव नेचर की है या नहीं है? नहीं। एक्सटेंसिव ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, एक्सटेंसिव को, इंटेंसिव को नहीं किया जा सकता। क्या मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई? हेडिंग डालेंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड लिखिए extensive property is a property, extensive property is a property, पहले extensive लिख लो या intensive? extensive ना, हाँ। extensive property is the property whose value depends on the quantity and size of the matter, whose value depends on the quantity and size of the matter present in the system. जैसे मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा। मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो तो वो इस बात पे डिपेंड करे कि वो
अमाउंट कितना है या जो भी मैटर उसके अंदर रखा हुआ उस मैटर का साइज कितना है। क्या मेरी बात समझ आ गई? मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका कौन सी प्रॉपर्टी होगी? देखिए प्रॉपर्टी whose value does not depends on the quantity or size of the matter. क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बैठे हो? इस रूम में प्रेशर कितना है? आपके रूम में कितना होगा? घर पे यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कितना होगा? तो क्या ये नेचर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कभी डिपेंड नहीं करता कि आप कितने छोटे जगह में या बड़े जगह में रह रहे हो? यस और नो? देखेंगे एक इसका एग्जांपल बताइए, क्या लिख दोगे आप? टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर एक्सेट्रा। हो गया बेटा? नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिक एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हेडिंग है थर्मोडायनेमिक एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको देखते ही आप बता दो, इसकी वैल्यू हम बता देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो। जैसे इस बॉटल में रखे हुए पानी का एग्जैक्ट टेम्परेचर आप बता पाओगे कि नहीं? आप कहोगे मैं थर्मामीटर लाओ बता देता हूँ एग्जैक्टली कितना होगा। यस नो? क्या इसके अंदर प्रेजेंट वाटर का एग्जैक्ट वॉल्यूम आप बता पाओगे कि नहीं? बड़े आराम से बता पाओगे। क्यों? कैसे निकालोगे? आप कहोगे भैया लाओ कुछ पी के बताओगे। कोई भी बीकर आपके पास है, मेजरिंग वॉल्यूम मेजरिंग बीकर अगर है तो उसमें आप डाल करके इसे पता कर सकते हो। ठीक है, तो क्या इसका वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम की एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो? आपने कहा हाँ। क्या इसकी डेंसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू आप बता सकते हो? क्या इसका टेम्परेचर की एग्जैक्ट वैल्यू आप बता सकते हो? इसके अंदर कितनी एनर्जी है, क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो? नहीं बता सकते। मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, क्या मेरी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो? रेड बुल की नहीं, रेड बुल की क्वांटिटी कितनी, लेकिन आप इतना जरूर बता सकते हो, किसी को देख करके आप ये जरूर बता सकते हो कि इसके अंदर एनर्जी ज्यादा है या कम, कंपेयर कर सकते हो, बट एग्जैक्ट एनर्जी आप नहीं बता सकते। बता सकते हो क्या? नहीं। फिर से वही एग्जाम्पल, हम दोनों को खड़े कर दो, रजनीश सर बगल में खड़े हैं, मैं यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए बताओ किसके अंदर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, तो आप कहोगे रजनीश सर, यही बोलोगे ऑब्वियसली। अगर आपको पता करना है तो लड़ा के देख लो तुम, जो जीत जाएगा वही, उसी के अंदर एनर्जी ज़्यादा है तो वही जीतेंगे ऑब्वियसली। वो तो उठा के पटक पटक के पीटेंगे मुझे। ये वीडियो देखने की बात तो उनके अंदर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा, आप देख के बता सकते हो कि उनके अंदर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा, लेकिन कितनी है क्या ये बता सकते हो? एग्जैक्ट वैल्यू बता पाओगे क्या? नहीं। अगर आपको ये पता करना है मेरे अंदर कितनी इंटरनल